और 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन उड़ान के महज कुछ ही देर बाद पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन के कैबिन में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि 524 पैसेंजर्स ठीक से सांस ले पाए। किसे पता था कि जिंदा बचने के लिए संघर्ष करने वाले 524 सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। देखते ही देखते ये प्लेन साउंड की स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में हुआ जोरदार धमाका। क्रैश पॉइंट्स के चारों ओर पैसेंजर्स के कटे हुए अंग, खून से भरे बॉडीज बिखरी पड़ी थी। चारों ओर से चिल्लाने की, रोने की आवाज गूंज रही थी। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या है इसके पीछे की सच्ची कहानी? जानेंगे आज की इस केस स्टडी में। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम के करीब 6 बजे उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन ने शाम के 6:12 को टेक ऑफ किया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान के ठीक 12 मिनट बाद अचानक से कुछ टूटने का या टकराने जैसा आवाज सुनाई दिया, मानो जैसे प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका हो। नॉर्मली ऐसी आवाज इंजन ब्लास्ट होने पर आती है, इसीलिए तुरंत ही पायलट ने चेक किया, लेकिन सारे इंजन अभी भी वर्किंग कंडीशन में था। इंजन में तो कोई भी खराबी नहीं था। अब वो आवाज किस चीज का था इसका पता लग जाता, इससे पहले ही कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। यह अलार्म कॉकपिट के एयर डिकम्प्रेशन का था। प्लेन के कैबिन से एयर कहीं से तो बाहर निकल रही थी और प्लेन में एयर का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा था। अब प्लेन में एक के बाद एक मुसीबत आना शुरू हो गया। उड़ान के 12 मिनट बाद जब एक जोरदार आवाज सुनाई दिया, उसी वक्त ये प्लेन अनबैलेंस हो गया। ऊपर से ये डिकम्प्रेशन का अलार्म। अब एक्चुअल में प्लेन के साथ हो क्या रहा है इसके बारे में पता लगाने के लिए भी पायलट के पास वक्त नहीं था। अब इस प्लेन को ना तो पायलट और ना ही कैप्टन कंट्रोल कर पा रहे थे। तुरंत ही कैप्टन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और टोक्यो एटीसी से कहा कि हम हेनडा एयरपोर्ट की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 की किस्मत अब लिखी जा चुकी थी। यह प्लेन अब लगभग 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और इस एल्टीट्यूड पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती। ऊपर से प्लेन में जितनी भी प्रेशराइज एयर थी वो भी तेजी से बाहर निकल रही थी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, पर कुछ ही मिनटों के लिए लाचार पायलट प्लेन को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा। अब ये प्लेन कभी डिसेंड तो कभी असेंड हो रहा था, कभी लेफ्ट की ओर तो कभी राइट की ओर झुक रहा था। अब ये प्लेन पूरी तरह से पायलट के कंट्रोल से बाहर चला गया था। एक घायल पंछी की तरह बस नीचे की ओर तेजी से गिर रहा था। एटीसी बस बार बार ये कहता रहा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस डायरेक्शन में आगे बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, उधर मत जाओ, क्योंकि आपका प्लेन इतना ज्यादा नीचे आ चुका है कि आप सही सलामत उस पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते। पर बेचारा पायलट बस यही कहता रहा कि यह प्लेन पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब यह प्लेन एक घायल पंछी की तरह नीचे गिरता गया और बस नीचे की ओर गिरता ही गया। फाइनली 6:56 पर यह प्लेन सीधे एक पर्वत से जा टकराया और हुआ एक जोरदार धमाका। देखते ही देखते यह विशालकाय प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल सभी पैसेंजर्स के लिए चीता बनकर रह गया। कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन आग की लपटों में गिर गया। जिन लोगों ने प्लेन के टकराव से खुद को बचाया था, उन लोगों को अब आग ने अपने चपट में ले लिया था, तब तक जब तक कि उनके सांसें थम न जाए।
टकराव के तुरंत ही ये प्लेन एटीसी के रडार से भी गायब हो गया। घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर यूएस एयरफोर्स ने अपना कैंप बनाया हुआ था। घटना के तुरंत ही यूएस एयरफोर्स ने एक हेलीकॉप्टर को घटनास्थल पर भेज दिया। इसके साथ साथ रेस्क्यू टीम भी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन टोक्यो एटीसी ने यूएस एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को रोक दिया, ये कहकर कि यह हादसा टोक्यो जापान में हुआ है, इसीलिए आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। टोक्यो एटीसी ने एक हेलीकॉप्टर को घटनास्थल की ओर भेज दिया, लेकिन हादसे के करीब 20 मिनट बाद भी उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि आखिर यह हादसा किस लोकेशन में हुआ है। फाइनली यह हेलीकॉप्टर बिना पता लगाए ही वापस लौट आया और वापस जाकर यह कह दिया कि इस घटना में सभी के सभी 524 लोग मारे गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। इसलिए इस रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाए जब तक कि सुबह ना हो जाए। पर असल में कहानी कुछ और ही थी। घटनास्थल में आग की लपटों में गिरे कई सारे लोग अब भी जिंदा थे, इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। एक हेलीकॉप्टर आया तो था उन्हें बचाने के लिए, पर उसने तो देखा भी नहीं और वापस जाकर यह कह दिया कि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। सभी घायल पैसेंजर्स के सामने अब मौत को गले लगाने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब शायद ही कोई पूरी रात घायल अवस्था में सारे डेड बॉडीज के बीच में खुद को कोई बचा पाता। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उस रात, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। इतनी लापरवाही आखिर क्यों यूएस एयरफोर्स के रेस्क्यू टीम को रोका गया, जबकि उनके पास हादसे का एक्यूरेट लोकेशन भी था, साथ ही साथ रेस्क्यू टीम भी तैयार थी। तो फिर ऐसा क्यों? क्या कोई रूल्स रेगुलाइजेशन इंसानों के जान से भी कई गुना ज्यादा है? क्या इंसानों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? पूरी रात गुजर गई और घटना के लगभग 14 घंटे बाद टोक्यो एटीसी के द्वारा भेजी गई रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पर उन्होंने देखा कि घटना के करीब 14 घंटे बाद भी अभी तक कुछ लोग आखिरी सांसें ले रहे हैं। पर अब क्या फायदा, 524 में से सिर्फ 4 लोगों को बचाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला कि कई सारे लोगों की मौत महज कुछ ही घंटे पहले हो चुकी थी। इसका मतलब साफ साफ था कि अगर रेस्क्यू टीम रात में ही घटनास्थल पर पहुंच जाती तो शायद कुछ और सांसें, कुछ और धड़कनें धड़क रही होती। अब आगे और क्या बोलूं। इस घटना के एक कड़ी को तो हमने बारीकी से देखा, अब दूसरी कड़ी को भी ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उस समय का ये एक बहुत ही आधुनिक प्लेन था, लेकिन इसके बावजूद भी इतना भयानक हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच करने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को घटनास्थल से बरामद कर दिया गया और डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद यह पता चला कि प्लेन में एक के बाद एक 2 बार जोरदार धमाके का आवाज सुनाई दिया। पर कैसे? दोस्तों, प्लेन को हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशराइज किया जाता है, पर फिर भी अगर किसी कारण प्लेन के कैबिन में धमाका हो जाए और प्लेन का कैबिन कहीं से टूट जाए तो एक आवाज आना चाहिए, ना कि 2। पहली आवाज आते ही प्लेन के कैबिन में होल हुआ था, जिससे कैबिन की प्रेशराइज एयर तेजी से बाहर निकल रही थी। लेकिन इससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए था, जबकि जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उधर एफटीआर को यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया। उससे यह पता चला कि प्लेन के टेल का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। साथ ही साथ वर्टिकल स्टेबलाइजर ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। इससे यह साफ साफ पता चल रहा था कि यह दूसरा धमाके का आवाज प्लेन की टेल से आया होगा। साथ ही साथ जब यह प्लेन अनबैलेंस होते हुए जब नीचे की ओर तेजी से आ रहा था, तभी नीचे से एक लोकल फोटोग्राफर ने इस प्लेन का फोटो भी लिया था। आप इसे देख सकते हैं। इस तस्वीर में ये साफ साफ दिख रहा है कि प्लेन के टेल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। इसका मतलब
प्लेन के मेंटेनेंस में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम अब मेंटेनेंस टीम के पास छानबीन करने के लिए पहुंच गई और तब एक बड़ा सबूत हाथ लगा। दरअसल 7 साल पहले टेल स्ट्राइक में यही प्लेन शामिल था। जिस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई थी, लेकिन प्लेन का टेल पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, जिसे मेंटेनेंस टीम ने रिपेयर भी किया था, लेकिन नियमों के अनुसार नहीं। दोस्तों, प्लेन का अगला हिस्सा पूरी तरह से सील होता है, क्योंकि इस हिस्से में प्रेशराइज एयर को मेंटेन करना होता है। जबकि बात करें प्लेन के पिछले हिस्से की, तो पीछे के कुछ हिस्से को प्रेशराइज नहीं किया जाता, इसलिए बीच के भाग को एयर टाइट किया जाता है प्रेशर बल्क हेड की मदद से। इसे सील करने के लिए 2 बल्क हेड और एक स्प्लाइस प्लेट भी शामिल होता है। इसे कुछ इस तरह से फिट किया जाता है, तीनों प्लेट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि इस प्लेट्स को नियमों के अनुसार जोड़ा नहीं गया था। इसे कुछ इस तरह से जोड़ा गया था, आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। और कुछ समय बाद धीरे धीरे इसका जॉइंट उखड़ने लगा और एक दिन हुआ बड़ा धमाका, और धमाके के साथ इसका जॉइंट पूरी तरह से उखड़ गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यह अनुमान लगाया कि उड़ान के महज 12 मिनट बाद जब पहला आवाज आया, तब प्लेन का प्रेशराइज एयर बाहर निकलकर प्लेन के टेल को तेजी से टकराने लगा होगा, जिसकी वजह से यह प्लेन का टेल यह सब झेल न सका और प्लेन का टेल टूट गया होगा। यानी कि प्लेन में दूसरा धमाका इसी प्लेन के टेल के टूटने के कारण हुआ होगा। और इसे साबित करने के लिए वो पिक्चर भी था जो लोकल फोटोग्राफर ने लिया था। प्लेन में हुए दूसरे धमाके ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम प्लेन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। और इसीलिए दूसरा धमाका होते ही प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और प्लेन बस तेजी से नीचे की ओर गिरता गया और बस गिरता ही गया, एक घायल पंछी की तरह। इस भयानक हादसे में 524 में से 520 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ 4 लोगों को जिंदा बचाया गया। जबकि अगर रेस्क्यू टीम रात में ही घटनास्थल पर पहुंच जाती तो कई सारे लोग और भी जिंदा बच पाते। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।